नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हम खास तौर पे किसानों के लिए जो एग्री प्रोड्यूस की मार्केटिंग होती है उस विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो चर्चा का विषय हो वो भी कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज और खास तौर से जो उपज को बेचने के लिए जो भी विकल्प किसानों के पास हैं उनसे जुड़ा हो और उस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ही कम बात भी होती है और बहुत कम विशेषज्ञता भी अभी भी है इसमें। तो इसलिए इस पहलू पर हम ज्यादा जोर देते हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो बीता हफ्ता था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हमारे देश का है सेबी, उसने इस पूरे हफ्ते को विश्व निवेशक सप्ताह के तौर पर मनाया। अब क्योंकि हमने देखा है कि हाल के वर्षों में एफपीसी जो किसान उत्पादक संगठन है उनका बड़ा एक उनकी रुचि और कई सारे करीब 300 से ज्यादा ऐसे एफपीसी हैं जो डेरिवेटिव्स मार्केट जो जिसको वायदा बाजार कहते हैं उनसे वो जुड़ चुके हैं, वहां पर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो हमें लगा कि मंडी.com में इसी विषय पर इस हफ्ते हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि वायदा बाजार का जो विषय है उससे किसानों का क्या लेना देना, ये तो व्यापारियों का कारोबारियों का विषय है। क्या सचमुच ऐसा है? और एक तरह से यही चैलेंज है, यही चुनौती है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। तो इसलिए इस हफ्ते विश्व जागरूकता सप्ताह जो बीता है उसको एक तरह से मनाने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए हमने मंडी.com का ये एपिसोड इसी विषय पर समर्पित किया है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। दोनों मेहमान बहुत खास मेहमान हमारे आज के हैं, क्योंकि ये लंबे समय से, एक दशक से ज्यादा से किसानों के साथ, किसान उत्पादक संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और लगातार मार्केटिंग में खास तौर से उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं कृषि विकास ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के प्रोग्राम डायरेक्टर आशीष नाफड़े, जो बुल्ढाना महाराष्ट्र में जिला है उसके मलकापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे दूसरे मेहमान दीपक चौहान हैं, जो पिछले 21 सालों से पुणे जो महाराष्ट्र में है उसके कृषि उद्योग में क्षेत्र में कार्यरत हैं और किसानों और एफपीओ जो किसान उत्पादक संगठन है उनकी कृषि मार्केट इंटेलिजेंस और उस आधार पर क्रॉप प्लानिंग, विपणन, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन सब में उनकी मदद करते हैं। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि जो बात हम कर रहे थे डेरिवेटिव्स मार्केट, क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो आपका अनुभव है, क्योंकि आपने कई सारे आपके जानने वाले एफपीसी हैं जो कि डेरिवेटिव्स मार्केट से जुड़े भी हैं, काम भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वास्तव में डेरिवेटिव्स मार्केट किसानों के लिए है? क्या ये केवल कारोबारियों का विशेषाधिकार है या वास्तव में किसानों के लिए भी यहां से फायदा निकल सकता है? डेरिवेटिव्स मार्केट किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उसमें नंबर ऑफ किसान मतलब एफपीओ अभी जुड़ रहे हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट में वो कल्टीवेशन के टाइम, सोइंग के टाइम ही डिसाइड कर सकते हैं अगर फ्यूचर में सौदा करते तो क्या भाव हमें मिल सकता है। तो इस तरह से अभी फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन के हिसाब से वो डेरिवेटिव मार्केट अच्छा खासा बेनिफिट एफपीओ के थ्रू किसान को दे सकता है। जी दीपक जी, आप यही सवाल मैं अगर आपसे करूं तो आपको कैसे लगता है कि जैसे आशीष जो कह रहे हैं, क्या वास्तव में डेरिवेटिव्स मार्केट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को भी जो बाजार में हैं उनको डेरिवेटिव्स का जब मामला आता है, वायदा बाजार की बात आती है तो उनको कुछ समझ में आता नहीं और बहुत बार तो ये माना जाता है कि वायदा बाजार कहीं ना कहीं सट्टेबाजी है। तो किसानों के लिए ये कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है और कैसे किसान इससे फायदा उठा सकता है? जी, जैसा आशीष जी ने और आपने कहा कि वायदा बाजार की उपयुक्तता फार्मर्स के लिए हम किस संदर्भ में देख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम जब सिबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड मार्केट को ट्रैक करते जो यूएस में है, तो हमें एक नजर आता है कि विश्व भर का मक्का, सोयाबीन, व्हीट या जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है जो गोल्ड के बाद ट्रेड होती है सबसे ज्यादा या ऑयल के बाद, तो हमें एक दिखाई पड़ता है कि वहां के फार्मर्स के लिए 2022 का मक्के का भाव आज भी अवेलेबल है। तो फार्मर ये डिसाइड करता है कि एक साल बाद मुझे जो क्रॉप का प्लानिंग करना है उसका भाव अमूमन क्या होगा विश्व मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में। तो जैसे आपने शुरुआती तौर पे कहा कि
हमें फ्यूचर्स मार्केट एक दिशा देता है जिसको हम प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म कहते हैं। आज तक हमें पता नहीं चलता था कि हम जिस क्रॉप को सोइंग करने वाले हैं कि उसमें हमको रिटर्न कितना मिलेगा। तो पहले तो यह संदर्भ है कि हमको उसका लॉन्ग टर्म तेजी मंदी का ट्रेंड जिसको हम मोटा मोटी कहते हैं वो ट्रेंड पता चलने में उनकी मदद होती है। आज भी हम एनसीडीएक्स का उदाहरण लेते हैं तो हमको अप्रैल का हल्दी का वायदा, टर्मरिक का वायदा हमारे लिए अवेलेबल है। चने का मार्च का वायदा जल्दी ही ओपन होगा। तो देखिए इस केस में एनसीडीएक्स में भी हमारे लिए एक 4-5 महीने का आगे का फ्यूचर्स अवेलेबल है। और आपने जैसे डेरिवेटिव्स का एक नया टूल जिसको हम ऑप्शंस कहते हैं, तो ऑप्शंस भी एनसीडीएक्स में हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑप्शंस के कारण ये हुआ कि पहले फ्यूचर्स में जो दिक्कत आती थी कि फ्यूचर्स सेल करने के बाद अगर प्राइस बढ़ जाता था फार्मर का जी, तो उस केस में उसको थोड़ा सा नुकसान होता था। लेकिन ऑप्शंस केस में ये एक इंश्योरेंस की तरह है, थोड़ा सा प्रीमियम देकर हम हमारा प्राइस लॉक कर सकते हैं। नीचे अगर माल जाता है तो हमको फायदा होगा, ऊपर जाता है तो हम मंडी में बेचकर हम हमारा प्रॉफिट या जो भी है हमारा वो बुक कर सकते हैं। जी जी जी, आपका ये कहना है कि नहीं, किसान वास्तव में इससे फायदा उठा सकता है। यही जागरूकता वो जागरूकता है जो सेबी भी चाहता है कि किसानों तक पहुंचे। हम इस पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और उसके बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी नोट। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज वायदा बाजार यानी जिसको डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं, उसमें किसानों की भूमिका क्या हो सकती है, किसानों में उसकी जागरूकता कैसे पैदा की जा सकती है और क्या उससे जुड़े हुए कुछ जोखिम भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए किसानों को। इन सारे बातों पर वापस मैं बातचीत की शुरुआत इस जो कार्यक्रम का ये सेगमेंट है उसमें दीपक जी के पास वापस चलूंगा। दीपक जी, आपने एक उदाहरण दिया सीबॉट का और आपने बताया कि जो अपने देश का जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है एनसीडीएक्स, वहां भी कुछ 4-5-10 जो भी कमोडिटीज ट्रेड होते हैं उसमें हम 5 महीने बाद का भाव भी हमको दिख जाता है। तो ये जो 5 महीने बाद का भाव है ये कौन तय करता है, कैसे ये भाव तय होते हैं? मैं एक उदाहरण से आपसे समझ लेता हूं इसको। रबी की बुआई शुरू हो गई है, सरसों मान लीजिए कि कोई किसान बुआई करने जा रहा है, अप्रैल में सरसों की हार्वेस्टिंग होगी, कटाई होगी। तो अभी अगर सरसों का भाव हमको ये पता चले कि अप्रैल में क्या हो सकता है, तो ये भाव, एक तो 2 सवाल हैं मेरे इसमें। एक तो कि वो भाव कैसे पता चलता है, क्या ये कोई बैठ के तय करता है, ये कोई अटकलबाजी है, कोई सट्टेबाजी है, या अगर पता चल भी गया तो किसान उसका फायदा कैसे उठा सकता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और आपने जैसे कहा कि इसके संदर्भ में हमको जागरूकता लानी चाहिए, तो इसका आसान भाषा में ये आंसर होगा कि अगर अप्रैल में कोई हमको भाव दिखता है जो ट्रेड होता है, तो वहां पर जो एंड यूजर्स जिसको हम कहते हैं या प्रक्रियादार या प्रोसेसर्स होते हैं और कुछ इन्वेस्टर भी होते हैं, तो ये प्रक्रियादार या प्रोसेसर उनका एंड प्रोडक्ट का जो भाव है या उनका एंड प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है उसके हिसाब से वो एक सौदा डालते हैं। और ये सौदा क्यों डालते हैं वो, क्योंकि उनको भी अपना प्राइस का जोखिम, मतलब जिसको हेजिंग कहते हैं तांत्रिक भाषा में, तो उनको भी हेज करना होता है। तो उनको पता है कि ये मान लीजिए कि अगर कोई प्रोसेसर को मार्च का चना में 5,000 का भाव दिखता है, तो वो कहेगा कि ठीक है, दाल को उस हिसाब से अगर 70-80 रुपए में अच्छा मार्केट है तो मैं मेरा ऑर्डर बुक कर लेता हूं आज की डेट में। तो एंड यूजर्स आपका ऑर्डर उस संदर्भ में वहां पर प्राइस, अगर कोई लेने वाला है तो बेचने वाला भी है, ये हमको समझना चाहिए। तो बेचने वाला वहां पर अवेलेबल रहता है, उसके कारण लिक्विडिटी या बहुत ज्यादा हमको माल लेने के लिए अवेलेबिलिटी रहती है। और दूसरी तरीके से बायर्स, मैंने जैसे कहा पहले, बायर्स सौदा डालता है और सेलर्स भी डालता है। तो बायर सेलर दोनों मिलाकर वहां पर जो ओपन इंटरेस्ट हमको कहते हैं, उसको एक खड़े सौदे तैयार होते हैं। और उसमें कुछ इन्वेस्टर भी आते हैं,
वो इन्वेस्टर एफपीओज भी रह सकते हैं, फार्मर्स भी रह सकते हैं। तो इन्वेस्टर के कारण एक लिक्विडिटी वहां पर बढ़ती है। और ये जैसे ये सारी प्रक्रिया जिसको हम सट्टेबाजी के तहत ना ले, जो सिबॉट की 150-200 साल की परंपरा है, इसको हम प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के तौर पर हम ले सकते हैं और हेजिंग के माध्यम से इसको हम बोल सकते हैं इन सारी प्रक्रिया को। जी जी आशीष जी, ये एक प्रक्रिया समझा दी दीपक जी ने, जिससे ये समझ में आता है कि जो पूरा भाव तय हो रहा है वायदा बाजार में, वो कोई व्यक्ति या कोई कारोबारी बैठ के तय नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे कारोबारी, बहुत सारे निवेशक और बहुत सारे किसान उत्पादक संगठन जब एक जगह आके और जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है वो जब करते हैं, तो उससे ये भाव निकल के आता है। चलिए, ये मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये समझाइए कि इसमें जोखिम क्या है। आखिर कोई एफपीओ अगर मान लीजिए कि इसके लिए जाता है, तो क्या उसको फायदे हैं? जैसे दीपक जी ने एक बात कही थी कि भाव अगर मान लीजिए कि जैसे किसी किसान ने अभी से लॉक कर लिया, जिसको मान लीजिए कि 5,000 का भाव सरसों का उसने लॉक कर लिया, लेकिन अगर भाव उसको उस समय 6,000 चल रहे हो, तब तो उसको नुकसान होने वाला है। 5,000 का भाव ही उसको मिल पाएगा, तो 1,000 उसको लॉस हो गया, क्योंकि वो एक्सचेंज पर पहले ही सौदा कर चुका है। तो उसमें उसके पास विकल्प क्या है? क्या इससे बचने का भी कोई उपाय है उसके पास? जी भुवन जी, एक तो प्राइस डिस्कवरी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। जो दीपक जी ने कहा है कि भाव डिसाइड होने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है। मतलब सीधी भाषा में कहे तो घिवाल यहाँ पे बहुत मिल रहे हैं। भारत की बात करें तो कश्मीर टू कन्याकुमारी तक के किसान है, प्रोसेसर है, ये सारे लोग एक जगह पे आने वाले हैं, तो अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ के भाव का बेनिफिट मिलने वाला है। अभी आपकी दूसरी बात की तरफ आते हैं कि किसान को आज कैसे लॉक करेगा और उसको कैसे फायदा होगा। तो जो टूल्स हमारे अभी तक के डिस्कशन में आए कि फ्यूचर और ऑप्शंस, दो टूल्स है। तो किसान अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी एक एफटीसी है जय सरदार, तो उन्होंने रिसेंटली एनसीडीएक्स के साथ ऑप्शंस में एक सौदा बुक किया है 4950 के ऊपर। तो यही है, जैसे मार्केट के भाव अगर 49 के 50 से कम आते हैं, तो हम 4950 में माल देने के लिए रेडी है। हमारा उसी में किसान का फायदा होने वाला है। अगर मार्केट बढ़ जाता है, मान लो अगर मार्केट 5,000 होता है, तो ऑप्शन का फायदा उनको मिलेगा, तो वो मार्केट भाव से भी बेच सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ऑप्शंस में अपना सौदा इंश्योर कर लिया है। तो ये इंश्योरेंस की वजह से वो बढ़े हुए भाव का भी फायदा ले सकते हैं और वो अच्छी तरह से मतलब ट्रेड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। दूसरी बात इसमें है कि इसके लिए जो प्रीमियम भरना होता है, तो फिलहाल तो अभी तो प्रीमियम 300 रुपए तक का प्रीमियम को तो एनसीडीएक्स और बाकी से भी बेयर कर रहा है। तो इस तरह से उसके ऊपर का प्रीमियम एफपीओ को या किसान को बेयर करना है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल ऑप्शंस के माध्यम से मिल रहा है। ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी एफपीओस के लिए है, जो एनसीडीएक्स के माध्यम से अवेलेबल हो चुका है। जी आशीष जी, तो जो मुझे समझ में आया आप दोनों की बातों से, अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं उसको सार संक्षेप में रखता हूं। यानी आपका कहना यह है कि किसानों के पास वायदा बाजार में दो टूल उपलब्ध है, एक फ्यूचर है, एक ऑप्शन है। फ्यूचर में आप जिस भाव पे सौदा कर लेते हैं, उस सौदे पर आपको अपना सौदा करना ही पड़ता है। तो अगर आज सरसों का सौदा किसी किसान ने 5,000 पर कर लिया, तो 5,000 पर ही उसको सौदा करना होगा। तो अगर भाव 4,000 आ गया, तब तो किसान को फायदा है 1,000 रुपए का, क्योंकि फिर भी उसको 5,000 मिलेगा। लेकिन अगर भाव 6,000 चला गया, तो किसान का एक तरह से नोशनल लॉस होगा, उसको लगेगा कि वो 6,000 में बेच सकता था। लेकिन ऑप्शन में आपका कहना यह है कि उसमें ऊपर अगर भाव चला गया, तो किसान चाहे तो अपना ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है एक्सचेंज पर और बाहर बेच सकता है। मतलब उसमें दोनों ही हिसाब से उसको फायदा है। लेकिन एक रिस्क जो आपने कहा कि क्वालिटी का है, क्योंकि एक्सचेंज पर बिल्कुल कड़े मानक हैं कि किस क्रॉप में, किस फसल में किस तरह का उसका गुणवत्ता होनी चाहिए। तो उस गुणवत्ता से अगर इधर उधर आपका माल हुआ, तो वो एक्सचेंज लेगा नहीं और आप फंस जाएंगे। तो उसका उपाय यह है कि या तो आप उसको फिर से क्लीनिंग ग्रेडिंग करके ले जा सकते हैं, या फिर उसको आपको फिर बाहर से उस गुणवत्ता का माल खरीद के लाके एक्सचेंज को देना पड़ेगा। ये एक फंसने की बात है। लेकिन इसका उपाय यह है कि सेबी से जो ये गुणवत्ता मानक हैं, ये एक्सचेंज के वेबसाइट पर होते हैं। तो वो आप पहले से उन गुणवत्ता मानकों को देख लें, अपने माल को देख लें और तब उसमें काम शुरू करें। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com।
एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज मंडी.com में बात कर रहे हैं जो वायदा बाजार यानी डेरिवेटिव्स मार्केट है उसमें किसानों की भूमिका क्या हो सकती है, क्या अवसर वहां पर किसानों के लिए हो सकते हैं और क्या जोखिम वहां किसानों के लिए हो सकते हैं। इस पर मौका यह है कि जो बीता हफ्ता था वो विश्व जागरूकता सप्ताह मनाया सेबी ने, और उसी दिशा में हमने सोचा कि मंडी.com के दर्शकों को भी इस बारे में थोड़ा और जागरूक किया जाए। हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, कृषि विकास और ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के प्रोग्राम डायरेक्टर आशीष नाफड़े बुल्ढाना महाराष्ट्र से, और दीपक चौहान जो पिछले 2 दशकों से एफपीओज के साथ मार्केटिंग पर, क्रॉप प्लानिंग पर और डायरेक्ट मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ महाराष्ट्र से इस समय दोनों बने हुए हैं। आशीष जी, आपके साथ इस कार्यक्रम के इस भाग की शुरुआत में करना चाहता हूं। आपने पिछले सेगमेंट में बातचीत में एक बात कही थी, एक लाइन कही, मैं थोड़ा और समझना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए। आपने कहा कि सेबी और एक्सचेंज मिलके ऑप्शन का प्रीमियम का भाव दे रहे हैं। मतलब ये मुझे थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि ऑप्शन खरीदने का जो खर्च है वो प्रीमियम है, लेकिन आपका कहना है कि सेबी और एक्सचेंज जो है वो प्रीमियम दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उनको ये फ्री में ऑप्शन का ये एक तरह से मिल रहा है सौदा? जी भुवन जी, ऑप्शंस एक बहुत ही अच्छा टूल डेरिवेटिव मार्केट में एफपीओ के लिए लाया है, जिसमें प्रीमियम जो होता है, ये जनरली हम इसको कंपेयर करें तो जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस हो, उसमें प्रीमियम हम भुगतान करते हैं। तो सेम तरीके से मॉडल पे यहाँ हम एक्सचेंज पे अपना भाव लॉक कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है अभी रिसेंटली कि जय सरदार एफपीसी ने 4950 का सौदा अप्रैल 20 का चने का 10 टन का लॉक किया है, तो उसका जो प्रीमियम आता है तो वो लगभग 300 रुपीज, 295 टू 300 रुपीज प्रीमियम उसके लिए आया है। और वो प्रीमियम इस टाइम अभी एक्सचेंज ने बियर किया है। 300 रुपए तक का प्रीमियम ऑप्शन के लिए एक्सचेंज बियर करने वाला है। उसके ऊपर का प्रीमियम अगर लगता है तो एफपीओ को वो देना होगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आज हमें पता चला है कि 4950 या 5000 हमारे भाव कॉन्क्रीट लॉक हमने किए हैं, जो हमें मिलना ही मिलना है। इस साल जैसे सोचा जाए कि चने का कल्टीवेशन बहुत बड़े एरिया पे हो रहा है, तो भाव का भी गारंटी नहीं, मतलब कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शंस टूल के अंदर एफपीओ को और किसान के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आज वो अपना सौदा तय करके रखे, अप्रैल या मार्च या मई का जो भी करना है, तो उस हिसाब से उनको एटलीस्ट उतना भाव मिलना ही है। और उसका प्रीमियम 300 रुपए तक का तो एक्सचेंज बियर करने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा सुविधा एक्सचेंज के माध्यम से, एनसीडीएक्स या के माध्यम से हमें उपलब्ध हुआ है। जी दीपक जी, क्या ये सुविधा मतलब जो भी मिल रहा है, जो सेबी और एक्सचेंज की ओर से किसानों को मिल रहा है, तो क्या कोई भी किसान इसका लाभ उठा सकता है? कोई भी किसान उत्पादक संगठन या किसी भी क्रॉप में इसका लाभ उठाया जा सकता है? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, अभी आशीष जी ने जो बताया, और आशीष जी जैसे एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर आज जिस प्रकार का इंटरवेंशन कर रहे हैं मार्केट में, तो मेरा आंसर ये होगा कि आशीष जी और उनकी संस्था, इनके माध्यम से एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर हम जा सकते हैं और वहां पर कितना लिक्विडिटी है उसका पता करके हम बाय कर सकते हैं, जो पुट ऑप्शंस अभी जो अवेलेबल है। तो ये सुविधा एक आम जो फार्मर है तो वो किस प्रकार से संपर्क करे, तो एनसीडीएक्स ने उनकी वेबसाइट पर इनका हेल्पलाइन या एक उनका मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है, तो हम एनसीडीएक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित तौर पे जो जैसे भारत सरकार भी अगले 5 साल में 10,000 से ज्यादा एफपीसी बनाना चाहती है, और जिस तरह से सेबी का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा एफपीओ डेरिवेटिव्स मार्केट से जुड़े, तो ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड बदलता हुआ दिख सकता है। जो ये प्रोग्राम की बात हो रही थी, वो एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों के लिए, जो मैं हमारे किसान उत्पादक संगठन या जो किसान देख रहे हैं, उनके लिए एक बार सार संक्षेप कर दूं कि सेबी के समर्थन से जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स है, उसके द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि ऑप्शंस में जो प्रीमियम का खर्च है, जो दरअसल वही खर्च है, वो पूरे का पूरा
एक्सचेंज की ओर से बियर किया जा रहा है, दिया जा रहा है, यानी चने और सरसों इन दो में ये एक तरह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। तो ये निश्चित तौर पे सरकार चाहती है कि किसान ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों डेरिवेटिव्स मार्केट का इस्तेमाल करने में, और इसलिए इस तरह का एक तरह से उनको समर्थन दिया जा रहा है, एक तरह से उनको सब्सिडाइज्ड ऑप्शन खरीदने का मौका दिया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक चौहान जी और आशीष नाफड़े जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो ये था मंडी.com में आज विश्व निवेशक सप्ताह के आखिरी दिन जो एक पेशकश हम लेकर आए थे, जिसमें कि सीधे तौर पे किसानों को वायदा बाजार से जुड़ी चुनौतियां, वहां के अवसर, वहां के जोखिम सब बताने की हमने कोशिश की। ये एक चलती हुई बढ़ती हुई प्रक्रिया है, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज मंडी.com में हो गया है वक्त हमारे जाने का, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर समाचारों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।